हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, जिससे कि आप इस कहानी से अच्छी तरह से जुड़ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कल के एपिसोड में हमने देखा कि प्रवीण का अंजलि के साथ कुछ गलत करने का इरादा था, जिसके तहत वो अंजलि को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। लेकिन वक्त रहते राजीव अंजलि को प्रवीण से बचा लेता है। इधर दूसरी तरफ शिवाक्ष अंजलि से बहुत नाराज़ है, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद अंजलि प्रवीण के साथ ही दिख रही है। इसीलिए शिवाक्ष गुस्से में ड्रिंक करता है और अंजलि के घर पहुंच जाता है। अब देखते हैं आगे। अंजलि हंसी और बोली, इस बार नमक डाला हुआ है, आप फिक्र मत कीजिए, इस बार आपको फीका खाना नहीं खिलाऊंगी। बोलकर वो शिवाक्ष को खिलाने लगी। एक निवाला खाने के बाद अगला निवाला शिवाक्ष ने उसकी तरफ मोड़ दिया तो अंजलि ने खुद भी खा लिया। काफ़ी वक्त से वो अकेले ही रात का खाना खाया करती थी। आज शिवाक्ष का साथ होना उसे अच्छा लग रहा था। अब आगे। खाना खा लेने के बाद अंजलि बर्तन लेकर रसोई में चली गई। शिवाक्ष भी अपनी जगह से उठा और उसके पीछे रसोई में चला गया। अंजलि बर्तन धोने लगी तो शिवाक्ष उसके बगल में आकर खड़ा होते हुए बोला, लाओ मैं भी धोऊंगा। अच्छा, अब आपके हाथ में चोट नहीं लगी है? बोलते हुए अंजलि ने उसे पीछे कर दिया। शिवांश उसके दोनों तरफ सिंक्स पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। इस पल में अंजलि की सांसें मानो थम सी गई। शिवांश उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को कान के पीछे करते हुए बोला, क्या तुम्हें इतना ख्याल है मेरी चोट का? अंजलि ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर कमरे में ले जाते हुए बोली, मुझे बहुत ख्याल है आपकी चोट का। अभी आप चुपचाप से जाकर बेड पर बैठ जाइए और कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हैं ना आप? शिवाक्ष ने सिर हिला दिया और अंजलि को देखते हुए उल्टे कदम लेकर बेड पर जा बैठा। अंजलि वापस से बर्तन धोने चली गई। उसने एक नज़र बाहर कमरे में डाली और फिर अपने आप से बोली, क्या आप ये सच में नहीं आएंगे? इतने ओबीडियंट कब से बन गए? सोचते हुए अंजलि ने जल्दी से काम खत्म किया और बाहर कमरे में गई। बाहर आकर देखा तो शिवाक्ष बेड पर सो चुका था। अच्छा, तो इसीलिए इतने ओबीडियंट बने हुए थे, नींद जो आ रही थी, बोलकर अंजलि ने उसे ठीक से लिटा दिया और उसके ऊपर कंबल ओढ़ा दिया। अंजलि ने कुछ पल उसे देखा और फिर ज़मीन पर चादर बिछाकर सो गई। अगली सुबह शिवाक्ष की नींद खुली तो वो अपने सिर को हाथों से पकड़े हुए उठकर बैठ गया। उसका सिर दर्द से फटे जा रहा था। उसने आसपास देखा तो वो बिल्कुल अनजान जगह पर था। तभी उसकी नज़र रसोई में गई। गैस के पास खड़ी होकर अंजलि रोटियां बना रही थी। गुलाबी रंग का सूट पहने, बालों को जूड़े में समेटे वो शिवाक्ष को अपनी तरफ देखते रहने के लिए मजबूर सा कर रही थी। शिवाक्ष ने अपने दिल पर हाथ रख लिया, जो तेज़ी से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर अंजलि को देखकर मुस्कुराहट आ गई। वो बेड से नीचे उतरने लगा कि लड़खड़ा कर गिर गया। अंजलि ने आवाज़ सुनी तो बाहर आकर देखने लगी। शिवाक्ष बेड के किनारे को पकड़कर खड़ा हो रहा था। अंजलि ने उसे देखकर सिर हिलाया और वापस से रसोई में चली गई। शिवाक्ष अपने चेहरे पर हाथ रखे वहीं बैठ गया। पिछली रात का कुछ कुछ उसे याद आने लगा था। ये तू क्या कर रहा है शिव? ऐसे कैसे तू यहाँ पर आ गया? बोलते हुए उसे अपनी हरकत पर पछतावा हो रहा था। अंजलि एक ग्लास में नींबू पानी लेकर आई और शिवाक्ष की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लीजिए, इसे पी लीजिए, आपका हैंगओवर थोड़ा कम हो जाएगा। शिवाक्ष ने उसके हाथ से ग्लास लिया और एक सांस में पूरा ग्लास पीकर खत्म कर दिया। अंजलि वापस से रसोई में चली गई। शिवाक्ष ने बेड की तरफ देखा और खुद से बोला, बेड पर तो मैं सोया था, तो ये क्या ज़मीन पर सोई थी? बोलते हुए उसने अंजलि को देखा। शिवाक्ष उठा और वहीं पड़ी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर जाने लगा तो अंजलि ने आवाज़ देते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं? शिवाक्ष रुक गया
अंजलि उसकी तरफ आई तो उसकी नज़रें झुकाते हुए कहा, पिछली रात के लिए सॉरी। पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे कुछ होश ही नहीं था। पर मेरा कोई गलत इरादा नहीं था यहाँ आने का, लेकिन समझ नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे और क्यों आ गया। शिवाक्ष अपने आप में ही उलझी हुई बातें किए जा रहा था। अंजलि उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोली, खाना खाकर जाइएगा, मैंने बना दिया है। कहकर वो वापस से रसोई में चली गई। शिवाक्ष वहीं खड़ा उसे देखता रहा। एक अपनेपन का एहसास उसे छूकर गुजर गया। वो वापस आकर बेड पर बैठ गया। अंजलि ने एक प्लेट में खाना परोस कर उसे दिया। शिवाक्ष प्लेट को देखने लगा तो अंजलि ने कहा, फिक्र मत कीजिए, नमक है इसमें। कहकर वो वहाँ से चली गई। शिवाक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवाक्ष ने खाना खाया और अपनी प्लेट उठाए रसोई में आ गया। फिर प्लेट को धोने लगा तो अंजलि बोली, आप रहने दीजिए, ये मैं कर लूँगी। तुम मेरे झूठे बर्तन क्यों साफ करोगी? रात को भी तुमने मना कर दिया था, लेकिन अभी मैं कर सकता हूँ। बोलते हुए वो प्लेट साफ करने लगा। माँ कहती है घर आए मेहमान से काम नहीं करवाते, अंजलि ने सहजता से कहा तो शिवाक्ष बोला, और जो बिन बुलाए ही आ जाए उनका क्या? तो है तो वो भी मेहमान ही ना, उनको भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जैसा बुलाए गए मेहमानों को मिलता है। अंजलि की बात पर शिवाक्ष अब कुछ नहीं बोला। शिवाक्ष की अभी कई बातों पर ध्यान देने के बाद अंजलि ने तपाक से पूछा, एक मिनट, आपको पिछली रात का सब कुछ याद है क्या? शिवाक्ष ने सिर हिला दिया। पर आप तो बहुत ज़्यादा नशे में थे, यहाँ तक कि सीधे खड़े होने की हालत में भी नहीं थे। उसके बाद भी आपने जो कुछ किया वो सब आपको याद कैसे रह गया? अंजलि के सवाल पर शिवाक्ष को शर्मिंदगी होने लगी। उसने गला साफ करते हुए कहा, बस रह जाता है याद, पता नहीं कैसे। बोलकर वो कुछ देर को चुप हुआ, फिर आगे बोला, पिछली रात के लिए सॉरी। मैं जानता हूँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अंजलि उसकी बात पर सवाल करते हुए बोली, एक बात पूछूं? कहकर शिवाक्ष ने इजाज़त दी। आपने इतनी शराब क्यों पी? उसके सवाल पर शिवाक्ष को याद आया कि वो क्यों पीने लगा था। उसने बाहर की तरफ जाते हुए कहा, यहाँ आकर मुझसे गलती हो गई, पर अब इसके अलावा मैं और किसी सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। शिवाक्ष दरवाजे के पास पहुंचा तो अंजलि बोली, आपका हैंगओवर उतरा नहीं है, शायद आप अभी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। कुछ वक्त और रुक जाइए, जब थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे तो चले जाइएगा। जब नशे की हालत में भी गाड़ी चला ली तो ये तो सिर्फ हैंगओवर है, मैं संभाल लूँगा। कहकर वो बाहर निकल गया। शिवाक्ष की बातों में छिपी नाराज़गी अंजलि समझ सकती थी। उसने आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। फिर बैल्कनी में आकर खड़ी हो गई और उसे देखने लगी। शिवाक्ष ने भी एक नज़र उस पर डाली और फिर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। नाइट लाइफ बार। शिमला के नाइट लाइफ बार में बैठा प्रवीण ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रहा था। वहीं बार स्टाफ उसे देखे जा रहा था। प्रवीण काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक पी चुका था। इस वक्त उसके अलावा पूरे बार में और कोई भी नहीं था। एक स्टाफ मेंबर दूसरे स्टाफ मेंबर के कान में फुसफुसाते हुए बोला, ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि बिल चुकाने के वक्त पर ये पैसे देने से इनकार करते हैं। मुझे लगता है कि अब हमें इसे और ज़्यादा ड्रिंक नहीं देनी चाहिए। उसकी बात पर दूसरा मेंबर भी सहमति जताते हुए बोला, सही कह रहे हो तुम, सुबह 5 से लेकर 8 बज चुके हैं, लेकिन इसका पीना बंद नहीं हो रहा। अगर पैसा डूब गया या इसकी जेब से भरना पड़ा तो फिर हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इतने में प्रवीण अपने हाथ से इशारा करते हुए और ड्रिंक मांगने लगा। एक स्टाफ मेंबर उसके पास जाकर बोला, सॉरी सर, अब हम आपको ड्रिंक नहीं दे सकते। अगर आप और लेना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी पिछली ड्रिंक का पे करना होगा। प्रवीण गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा हो गया और अपनी जेब से वॉलेट निकालकर पैसे उस वेटर के मुंह पर फेंकते हुए बोला, ये लो तुम्हारा पैसा, बात करते हैं पैसों की, अब नहीं पीनी मुझे यहाँ। बोलकर वो पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। कॉलेज कैंपस। अंजलि और आकाश
क्लास में गए तो खुशी किताब में नज़रें गड़ाए बैठी हुई थी। उसने एक दफ़ा सिर उठाकर देखा तो सामने अंजलि और आकाश को देखकर दूसरी तरफ चेहरा घुमाकर बैठ गई। अंजलि और आकाश भी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। आकाश पूरी क्लास में नज़रें घुमाते हुए बोला, आज ये प्रवीण सुबह से लेकर दिखाई नहीं दे रहा। अंजलि, क्या बात हो सकती है? कहीं राजीव ने कुछ और तो नहीं कर दिया होगा ना? अंजलि ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पता नहीं आकाश, जहाँ तक मुझे लगता है तो पक्का वो अगली कोई चाल सोच रहा होगा। प्रवीण बहुत गलत कर रहा है और काफ़ी कुछ तो गलत कर भी चुका है। बस अब मैं चाहती हूँ कि जल्दी से प्रवीण के बारे में सबको पता चल जाए और ये सारी गलतफहमी जो हो रही है सब दूर हो जाए। उनकी इन्हीं बातों के बीच प्रोफेसर आकर लेक्चर देने लगे। कॉलेज ग्राउंड। राजीव अपने फ़ोन में अपनी और अंजलि की फ़ोटो देख रहा था। ये वही फ़ोटो थी जो कॉलेज के पहले दिन खींची गई थी। हालांकि राजीव ने इसे अंजलि के सामने डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसने वापस से इस फ़ोटो को रीस्टोर कर लिया था। राजीव हंसते हुए बोला, वो भी क्या दिन थे, और अब देखो क्या दिन चल रहे हैं। पर अभी जो चल रहा है उससे एक बात चुभ रही है कि कहीं ना कहीं आज जो प्रवीण कर रहा है, बीते दिनों में मैंने भी अंजलि के साथ इसी तरह की हरकत की थी। आज मैं जिस बात के खिलाफ हूँ, अतीत में मैं भी वो हरकत कर चुका हूँ। तो क्या फ़र्क है मुझ में और प्रवीण में? राजीव अपने आप में बोल ही रहा था कि इतने में श्वेता उसके बगल में आकर बैठ गई। राजीव ने झट से फ़ोन की स्क्रीन ऑफ कर दी। श्वेता उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है राजीव, आजकल तुम मुझसे बात भी नहीं करते? क्या ट्रिप वाली बात पर अभी भी उदास हो? राजीव थोड़ा झुककर बैठ गया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही श्वेता आगे बोली, मैं जानती हूँ कि अंजलि ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम ऐसे उदास बनकर बैठे रहो और अपने दोस्तों से भी बात ना करो। देखो राजीव, वो लड़की तो अभी आई थी और अब चली भी गई, लेकिन मैं तो तुम्हारी 2.5 साल पुरानी दोस्त हूँ ना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। मैं जानता हूँ श्वेता कि पुराने दोस्तों की जगह कोई नहीं ले सकता, पर ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। बस इस वक्त थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। बोलकर राजीव खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। श्वेता वहाँ बैठी तिरछा मुस्कुराने लगी कि तभी उसकी नज़र कॉलेज में आते हुए प्रवीण पर पड़ी। प्रवीण लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी चाल से ही पता चल रहा था कि वो नशे में था। श्वेता अपनी जगह से उठी और आसपास देखने लगी। इस वक्त वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जिसके देखने से श्वेता को कोई खास फर्क पड़ता हो। वो प्रवीण की तरफ बढ़ गई। प्रवीण के पास पहुंचकर वो उसके रास्ते में खड़ी होते हुए बोली, ये क्या नौटंकी किए जा रहे हो? तुम्हें जो काम दिया था क्या उस पर ध्यान नहीं दे सकते? ऐसे नशे में रहोगे तो तुम किसका क्या फ़ायदा उठाओगे? प्रवीण उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए बोला, हाँ, फ़ायदा? हाँ, फ़ायदा ही तो उठा रहे हैं सब मेरा। कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। वो अंजलि, उसको धमकाया, उसके बावजूद उसने अपने दोस्त को, और अब वो दोनों मिलकर नाक में दम किए हुए हैं। और तो और मुझे तो ये भी लगता है कि उस राजीव को भी सब कुछ पता है, बस सबके सामने दिखावा करता रहता है कि अंजलि से बदला लेना है। अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अभी के अभी मैं उन फोटोज़ को लीक कर दूंगा, फिर देखता हूँ कि क्या करती है। श्वेता ने सुना तो उसका पारा चढ़ गया। उसने प्रवीण का हाथ पकड़ा और उसे लेकर पानी की तरफ चली गई। फिर उसके सिर को पानी के नल के नीचे लगा दिया। प्रवीण का सिर और चेहरा पूरी तरह से भीग जाने के बाद श्वेता ने उसे छोड़ दिया। काफ़ी वक्त तक सिर और चेहरे पर पानी गिरते रहने से प्रवीण की सांसें तेज़ हो चुकी थीं। उसने अकड़ते हुए श्वेता से कहा, पागल हो गई हो क्या? श्वेता उसे उंगली से पॉइंट आउट करते हुए बोली, पागल तो तुम हो गए हो। अरे अगर उन फोटोज़ को लीक कर दोगे तो सारा कंट्रोल खो दोगे। थोड़ा दिमाग लगाओ प्रवीण कुमार। अभी तक तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाए हो जिस वजह से शिवांश उस मुसीबत से नफ़रत करने लगे। और अगर इस वक्त पर तुम उन फोटोज़ को सबके सामने ले आओगे तो शिवांश तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वैसे भी उस वक्त वहाँ मौजूद सब लोगों को ये पता चल चुका था कि अंजलि नशे में थी। तो इन फ़ोटोज़ को लीक करने के बाद तुम अपने लिए ही मुसीबत खड़ी करोगे। इससे अच्छा है कि तुम अंजलि से कुछ ऐसे काम करवाओ जिसके बाद उसे वाकई में किसी को भी कुछ भी बताने से डर लगने लगे। तुम समझ रहे हो ना कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? प्रवीण ने आंखें छोटी की और बोला,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस इतना समझ रहा हूँ कि वो लड़की मेरे काबू से बाहर है और अब तो मैं बस वो फ़ोटो सबको दिखाना चाहता हूँ। बोलते हुए वो वहाँ से जाने लगा तो श्वेता उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हुए बोली, नशे में ये इंसान पागल हो चुका है, सारा खेल बिगाड़ कर रख देगा। उसने प्रवीण को अपनी गाड़ी में बिठाया और वहाँ से निकल गई। दो लड़कियाँ कॉलेज ग्राउंड में बैठी हुई थीं। पहली लड़की बोली, क्या सोच रही हो तानिया? तानिया ने यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाई और बोली, कुछ बातें हैं जो दिमाग से निकल ही नहीं रही। तानिया वही लड़की है जो माही के साथ कैंप शेयर कर रही थी और अक्षत से टकराई थी। तभी लड़की ने फिर कहा, जैसे कि कैसी बातें? तानिया मुस्कुराते हुए बोली, जैसे कि अक्षत राणा। लड़की ने सुना तो बड़ा सा मुंह खोलते हुए बोली, तानिया तू उसके बारे में क्यों सोच रही है? तानिया गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं सोच नहीं रही, वो अपने आप ही दिमाग में चल रहा है। जब भी उसको देखती हूँ तो दिल काबू में नहीं रहता। मुझे वो बहुत पसंद है, पर मेरी बुरी किस्मत तो देखो, मैं आज सुबह से उसे देखना चाह रही हूँ लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तभी लड़की उसे उंगली से इशारा करते हुए बोली, वो देख, नज़र आ गया तेरा हीरो। तानिया ने नज़रें घुमाकर देखा तो सामने से अक्षत आ रहा था। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो जल्दी से खड़ी हो गई और बोली, ये मौका तो मैं नहीं छोड़ने वाली। अभी तो देख, उसका ध्यान तो मैं अपनी तरफ खींच कर ही रहूँगी। बोलकर उसने पीछे बनी क्यारी से एक फूल तोड़ा और अक्षत की तरफ चली गई। वहीं बगल से गुजरती माही ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। वो वहीं खड़ी तानिया को अक्षत के पास जाते हुए देखने लगी। अक्षत अपने फ़ोन में देखते हुए चल रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए तानिया उसके रास्ते में आ गई और जानबूझकर उससे टकरा गई। उसके हाथ से फूल नीचे गिर गया। वो खुद भी पीछे की तरफ गिरने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तानिया बिना पलके झपकाए अक्षत को देखने लगी। सॉरी कहकर अक्षत नीचे झुका और उसका फूल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारा फूल। तानिया ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ से फूल ले लिया और बोली, थैंक यू अक्षत। अक्षत मुस्कुरा दिया। वहीं ना जाने क्यों माही से ये सब नहीं देखा जा रहा था। वो जल्दी से वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ श्वेता प्रवीण को लेकर एक होटल के कमरे में गई। प्रवीण जाते ही बेड पर लेटकर सो गया। श्वेता वहीं कमरे में रखे सोफे पर बैठी उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगी। करीब 4 से 5 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी जब प्रवीण को होश नहीं आया तो श्वेता ने पानी से भरी बाल्टी लाकर उसके ऊपर फेंक दी। पानी गिरने से प्रवीण जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठ गया। उसने अपने चेहरे से पानी को साफ किया और श्वेता को देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो पागल औरत, दिमाग घूम गया है क्या? बोलते हुए वो अपने कपड़ों को देखने लगा जो पूरी तरह से भीग चुके थे। श्वेता उसके चेहरे को एक हाथ में पकड़ते हुए बोली, पागलों का इलाज करने का यही तरीका होता है। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं अब तुम्हारे होश में आने का और इंतज़ार कर सकूं। फ़िलहाल मैं तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि फ़ोटोज़ को इस वक्त लीक करने की बेवकूफ़ी मत करना, वरना अगर तुम फंसते हो तो मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। ये बात तुम अच्छे से समझ लो तो और अच्छा होगा। बोलकर श्वेता वहाँ से बाहर चली गई। प्रवीण ने अपने आप को देखा और फिर एक ज़ोरदार घूंसा दिमाग में दे मारा। आउच कहते हुए वो अपने हाथ को मलने लगा क्योंकि उसने बहुत ज़ोर से दीवार में मार दिया था और अब उसे अपनी हरकत का पछतावा हो रहा था। ये चालाक औरत हर हाल में सिर्फ मुझे फंसाना चाहती है। सारा प्लान इसका था। अब मेरा साथ देने से मुकर कर अपना पल्ला झाड़ रही है और आगे चलकर भी क्या भरोसा कि ये मेरा साथ देगी। बोलते हुए वो गहरी सोच में डूब गया। दूसरी तरफ कॉलेज बंद होने के बाद अंजलि अपने रूम की तरफ जाने लगी। आज उसका दिन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अच्छा गुजरा था क्योंकि आज पूरा दिन उसे प्रवीण कहीं नहीं दिखा। वहीं वो थोड़ी उदास भी थी क्योंकि शिवाक्ष भी उसे आज पूरे दिन कॉलेज में नहीं नजर आया। उसकी नाराज़गी के बारे में सोचते हुए अंजलि को अच्छा नहीं लग रहा था। रूम पहुंचने पर उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अपने काम निपटाकर वो खाना खाकर सो गई। अगली सुबह अंजलि आराम से सोई हुई थी कि तभी उसे बर्तनों के बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो झट से उठकर बैठ गई और अपनी रसोई की तरफ देखते हुए बोली, कहीं कोई चूहा या बिल्ली तो रूम के अंदर नहीं घुस आया ना? बोलते हुए वो जल्दी से रसोई में चली गई, लेकिन वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल सही था।
एक बार फिर अंजलि को बर्तन बजने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने एक बालकनी की तरफ देखा। आवाज़ वहीं से आ रही थी। उसने बालकनी में आकर देखा तो सामने की बालकनी में आयुष एक हाथ में फ्राइंग पैन पकड़े खड़ा था। उसने एक टॉवेल अपने बदन पर लपेटा था और एक टॉवेल अपने दूसरे हाथ में पकड़ रखा था। इतने में अंदर कमरे से आती हुई प्लास्टिक की बोतल उसके पाँव में आकर लगी। अरे अरे, पागल हो गई हो क्या पिया? बोलते हुए आयुष दूसरी ओर को उछल गया। उसे देखकर अंजलि को अपने आप ही हंसी आ गई। तभी दरवाजे से झाड़ू पकड़े हुए प्रियल बाहर आते हुए बोली, हाँ, हो गए हैं पागल हम। जिस दिन तुम्हारे साथ भाग के शादी किए थे उसी दिन पहला पागलपन का दौरा था हमको। बोलते हुए वो झाड़ू लेकर आयुष की तरफ बढ़ी। आयुष झाड़ू को एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, क्या कर रही हो पिया? चोट लग जाएगी, छोड़ो इसको। अरे, लग तो हमारी जिंदगी की गई है तुमसे शादी करके। कहाँ अपने बिहार में मज़े से रहा करते थे और अब कहाँ पंजाब के लड़के के साथ ब्याह करके नौकरानी बनकर घूम रहे हैं। अम्मा अब्बा सारा काम ये आदमी हमसे ही करवा रहा है। सुबह से एक पल भी नहीं बैठे, नए घर की साफ सफाई में लगे हैं और अभी इसको हमसे चाय बनवाने को कहता है। रुको, अभी देते हैं तुमको चाय। बोलकर प्रियल उसके पीछे भागने लगी। उनकी प्यारी सी नोक झोंक देखकर अंजलि काफ़ी वक्त से वहीं खड़ी रह गई थी। वो भी वापस अपने कमरे के अंदर चली गई और कॉलेज की तैयारी करने लगी। खाना बनाते वक्त से पिछले कल की सुबह याद आने लगी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। अपना काम निपटाकर वो नीचे आई तो देखा कि मकान मालकिन के घर में ताला लगा था। अंजलि समझ गई कि वो लोग अब यहाँ से जा चुके हैं। वो कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुँचते ही उसे अपने सामने शिवाक्ष नजर आ गया। अंजलि उससे बात करने जाने लगी थी कि इतने में प्रवीण उसके पास आ गया। शिवाक्ष ने दोनों को साथ देखा तो गुस्से से वहाँ से निकल गया। प्रवीण मुस्कुराया और बोला, वाह, क्या नज़ारा है। यही खून की जलन तो मैं चाहता था इस शिवाक्ष राजवंश से। हमेशा तुम्हारे अगल बगल मंडराने वाला भंवरा अब तुम्हें दूर से देखकर ही निकल रहा है। दिल को एक सुकून मिल गया ये देखकर। खैर, आज शाम हम दोनों एक बार पार्टी में चल रहे हैं, तो शाम 7 बजे तैयार रहना। और अगर कोई चालाकी की या किसी और को अपने साथ लाई तो तुम सोच सकती हो। और इस बार मैं धमकी नहीं दे रहा, बल्कि इस बार मैं असल में कर भी दूंगा। कहकर प्रवीण उसके पास से चला गया। इधर शिवाक्ष म्यूज़िक रूम में बैठा बहुत ज़ोर से गिटार के स्ट्रिंग्स को हिलाए जा रहा था। उसकी उंगलियों में कट लग चुके थे और खून भी निकलने लगा था, लेकिन शिवाक्ष का इस बात पर कोई ध्यान नहीं था। अक्षत अंदर आया तो उसने उसे नोटिस किया और जल्दी से उसके पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, शिव, ये क्या कर रहा है तू? तेरी उंगलियों से खून निकलने लगा है और फिर भी तू बजाए जा रहा है। छोड़ इसे। बोलकर अक्षत ने उसके हाथ से गिटार ले लिया। शिवाक्ष उसके गिटार लेने से मानो होश में आया हो। उसने अपनी उंगलियों की तरफ देखा तो वाकई में उनमें से काफ़ी खून बह रहा था। अक्षत उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ खोया हुआ था शिव? सब ठीक तो है ना? शिवाक्ष ने सिर हिलाया और बोला, क्या होगा, सब ठीक है अक्षत। बस कुछ सुकून तलाशने निकला था, पर वो सुकून किसी और के साथ सुकून देखता है। तो अब समझ आ गया है कि मेरी ज़िंदगी में अपने बाप से लड़ाई और उसके बाद शराब पीना ही लिखा है, तो उसी रास्ते पर रहते हैं। कहकर वो बाहर निकल गया। अक्षत उसे जाते हुए देखकर बोला, शायद मैं जानता हूँ कि किस सुकून की बात कर रहा है तू। तेरी नशे की लत बहुत मुश्किल से गई है। अब दोबारा तुझे उस रास्ते नहीं जाने दूंगा। जो कर सकता हूँ वो करूँगा शिव। शिवाक्ष कॉलेज से बाहर जाने लगा तो प्रवीण उसके रास्ते में आकर उसे रोकते हुए बोला, क्या बात है मिस्टर शिवाक्ष, कितने बेचारे नज़र आ रहे हो तुम। एक लड़की तक तुमसे नहीं संभलती, तुम्हें छोड़कर वो मेरे साथ रहने लग गई, तो अब तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा ना? शिवाक्ष ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगा। प्रवीण एक बार फिर उसके पीछे पीछे चलते हुए बोला, वैसे काफ़ी मुश्किल है अंजलि जैसी लड़की को अपने साथ लेना। अब देखो ना, तुम्हारे हाथ से तो वो निकल ही गई। हालांकि तुमने कई कोशिशें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हारे हाथ नहीं आई, लेकिन मेरे साथ आ गई। जानते हो क्यों? शिवाक्ष सुनता रहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। प्रवीण आगे बोला, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा काबिल हूँ
और इसीलिए वो मेरे साथ आ गई और उसे मेरे साथ रहना अच्छा भी लगता है। और ये बात तो तुम देख भी चुके होगे, क्योंकि तुम्हारे रोकने के बाद भी वो मेरे पास आ ही जाती है और अगर मैं चाहूँ तो उससे कुछ भी करवा सकता हूँ, यहाँ तक कि उसे होटल के कमरे। प्रवीण ने इतना कहा ही था कि उसी वक्त एक ज़ोरदार घूंसा उसके चेहरे पर पड़ा। कुछ पल को प्रवीण का सिर चकरा गया। उसका चेहरा एक तरफ को झुक चुका था। शिवाक्ष ने गुस्से से उसे कॉलर से पकड़ा और एक और घूंसा मारते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसके बारे में इस तरह की बात करने की। बोलकर उसने प्रवीण को पीछे की ओर धकेला तो प्रवीण ज़मीन पर जा गिरा। वो अपने होठों के किनारे से बहते खून को साफ करते हुए शिवाक्ष को घबराई हुई नज़रों से देखने लगा। शिवाक्ष उसे कॉलर से पकड़कर खड़ा करते हुए बोला, क्या सोचकर तू इस तरह की घटिया बात उसके लिए अपने मुंह से निकाल गया? अगर उसको कुछ भी किया या उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो तेरे साथ अपनी मर्जी से आती है तो हो सकता है कि तू उसे अच्छा लगता हो और इसीलिए मैं उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लाने की कोशिश नहीं कर रहा और यही वजह है कि मैं अभी तुझे भी छोड़ रहा हूँ। पर अगर तूने कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत करने की सोची तो वो तेरा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। बोलकर उसने प्रवीण को झटके से छोड़ा और वहाँ से निकल गया। प्रवीण अपने गले पर हाथ रखकर गहरी सांसें लेने लगा और थूक का घूंट गले से नीचे निकलते हुए बोला, ये क्या कर रहा है प्रवीण? क्यों जाकर शेर के मुंह में हाथ दे रहा है? अब लग रहा है कि ये श्वेता बिल्कुल सही कह रही थी। ऐसे में अगर इसको पता चलता कि उस रात वो सब मैंने किया था तो ये तो मुझे वाकई में मार देगा और मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। बोलते हुए उसका गला सूखने लगा। वो पानी पीने के लिए चला गया। वहाँ थोड़ी दूरी पर खड़ी अंजलि ये सब कुछ देख चुकी थी। शिवाक्ष ने प्रवीण को अभी क्यों मारा उसकी सटीक वजह तो अंजलि को नहीं पता थी, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ चुकी थी कि ये सब हुआ उसी की वजह से था। अंजलि शिवाक्ष को जाता देखकर उसके पीछे जाने लगी तो अक्षत ने आवाज़ देकर उसे रोकते हुए कहा, रुको अंजलि। उसकी आवाज़ सुनकर अंजलि के कदम ठहर गए। उसने पलट कर देखा तो अक्षत उसी की ओर चला आ रहा था। उसके सामने आकर अक्षत ने कहा, कहाँ जा रही हो? अंजलि ने शिवाक्ष की डायरेक्शन में देखा और बोली, मुझे लगता है मुझे शिवाक्ष से बात करनी चाहिए। पिछले 2-3 दिनों से वो काफ़ी उदास है। अक्षत ने सिर हिलाया और बोला, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा उदास है और अगर तुम भी बात नोटिस कर सकती हो तो शायद मुझे अपनी बात को तुम तक पहुंचाने में आसानी मिल सकती है। बोलिए अक्षत जी, क्या बात है? अंजलि ने सहज भाव से पूछा तो अक्षत आगे बोला, देखो अंजलि, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और शिवाक्ष के बीच में असल में क्या रिश्ता है, पर जितना मैंने देखा है उस हिसाब से मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि शिवाक्ष के लिए तुम्हारी बातें बहुत मैटर करती हैं। इनफैक्ट तुम भी उसके लिए बहुत मैटर करती हो और अभी हाल ये है कि शिवाक्ष तुम्हें लेकर ही परेशान है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिवाक्ष को तुम्हारी ज़रूरत है। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर तुम भी उसे पसंद करती हो तो उसे संभाल सकती हो और अगर तुम्हारे मन में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। फिर तुम्हें उसके आसपास जाकर फिक्र दिखाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करती रहोगी तो शायद उसका दिल और ज़्यादा दुखेगा। बाकी तुम समझदार हो, समझ सकती हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कहकर अक्षत भी वहाँ से चला गया। अंजलि वहीं खड़ी उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। तभी अंजलि के फ़ोन पर एक मैसेज आया। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो राजीव का मैसेज था, रेडी पार्टनर। अंजलि ने मैसेज पढ़ा, फिर उसका रिप्लाई करते हुए लिखा, ऑलवेज। उसने कुछ देर पहले ही राजीव को शाम वाली पार्टी के बारे में बताया था और इसी पार्टी के बहाने से वो लोग प्रवीण के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के बारे में सोच रहे थे और इसी से मिलता जुलता एक प्लान राजीव के दिमाग में था। शाम के लिए तैयार किए गए प्लान और अक्षत की बातों में उलझी हुई अंजलि अपने रूम की तरफ चल दी। शाम का वक्त। अंजलि ने गुलाबी रंग का एक प्यारा सा फ्रॉक सूट पहना था। उसने बालों को खुला छोड़ा और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर
अपने रूम से नीचे आ गई। तभी प्रवीण की गाड़ी वहां आकर रुकी। प्रवीण ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, कम ऑन अंजलि, मैंने तुम्हें बार में चलने के लिए कहा था, सत्संग में जाने को नहीं कहा। तो कम से कम कुछ अच्छा पहन कर आती। कोई शॉर्ट ड्रेस नहीं है क्या तुम्हारे पास? अंजलि ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रवीण अजीब तरह से मुस्कुराया और बोला, चलो, अब वैसे भी हमारे पास और तैयार होने का वक्त नहीं है। आओ, गाड़ी में बैठो। बोलकर उसने गाड़ी का दरवाज़ा अंजलि के लिए खोल दिया। अंजलि गाड़ी में बैठी और फिर गाड़ी वहाँ से निकल गई। सनलाइट बार। एक बार के बाहर प्रवीण ने गाड़ी रोक दी। अंजलि ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, वेलकम टू सनलाइट बार। प्रवीण ने अंजलि की तरफ का दरवाज़ा खोला तो अंजलि गाड़ी से बाहर उतर गई। प्रवीण अपनी बाजू मोड़कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अभी तुम्हें मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर मेरे साथ अंदर जाना है। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती यहाँ पर आई हो। तुम्हें समझ आ गया होगा। अंजलि ने उसकी बाजू में अपना हाथ डाला और सिर हिला दिया। अंदर जाकर अंजलि की आंखों में लाइट्स चुभने लगी। अंदर डिस्को लाइट जल रही थी और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहीं रोशनी लगभग ना के बराबर थी। किसी के भी चेहरे को देखना मुश्किल था। कुछ लोग स्टेज पर डांस करते दिख रहे थे। उन्हें देखकर ही लग रहा था कि माना सभी के सभी नशे में झूम रहे हों। अंदर आते ही प्रवीण अंजलि को लेकर स्टेज पर चला गया। उसकी कमर से पकड़कर अंजलि को अपने करीब किया और गाने पर झूमने लगा। अंजलि ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बांध ली थी। तभी बार के अंदर रोशनी थोड़ी बढ़ने लगी और थोड़ा बहुत क्लियर दिखाई देने लगा। लड़के अंजलि को देखकर सीटी बजाने लगे। प्रवीण तिरछा मुस्कुराया और अंजलि से बोला, देखा, तुम्हारा यहाँ आने का कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तुम तो सभी में पॉपुलर होती जा रही हो। ज़रा देखो तो सही, लड़के कैसे तुम्हें देखकर सीटी बजा रहे हैं। अंजलि ने गुस्से से आंखें बंद कर ली। वहीं बाहर मास्क पहनकर बैठी श्वेता उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करने लगी। प्रवीण अंजलि को चूमने की कोशिश करने लगा तो अंजलि ने उसे दूर धकेल दिया और खुद स्टेज से नीचे उतर आई। उसने आसपास नज़रें घुमाते हुए मन में कहा, कहाँ रह गए आप राजीव? अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था। प्रवीण जाकर अंजलि का हाथ पकड़ने लगा कि उसी वक्त लाइट्स ऑफ हो गई और उसके साथ ही गाने भी बंद हो गए। तभी एक मूविंग लाइट ऑन हुई जो एंट्री की तरफ मुड़ गई। सब लोग बाहर एंट्री की तरफ देखने लगे, जहाँ घाघरा चोली पहने एक लड़की खड़ी थी जिसने लंबा घूंघट ओढ़ रखा था। सभी लोग आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लगे। वो वाकई में बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। गाना बजने लगा तो धीरे धीरे चलकर वो लड़की स्टेज के ऊपर आ गई। सब लोग स्टेज से नीचे उतर आए। एक वेटर प्रवीण और अंजलि के पास कुछ ड्रिंक्स लेकर आया तो प्रवीण ने एक ड्रिंक उठा ली। अंजलि के हाथ को उसने कसकर पकड़ रखा था और साथ ही साथ उसका ध्यान स्टेज पर खड़ी लड़की के ऊपर भी था। वहीं अंजलि की नज़रें यहाँ वहाँ दौड़ाते हुए राजीव को ढूंढे जा रही थी। प्लीज़ आ जाइए राजीव, जो मौका आज मिला है दोबारा वो ना मिल पाएगा। बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी से लकीरें बनी हुई थी। वहीं स्टेज पर खड़ी लड़की कमर बल खाते हुए बहुत अच्छा डांस कर रही थी। वहाँ खड़े लड़के और लड़की सभी नज़र जमाए उसकी तरफ देख रहे थे। कोई भी उससे नज़रें घुमा नहीं पा रहा था। वेटर एक और बार प्रवीण के पास आया तो इस बार प्रवीण ने ड्रिंक लेने से इनकार कर दिया। तभी लड़की प्रवीण के पास आई और वेटर से एक और ग्लास लेकर उसने ग्लास में ड्रिंक डाल दी। प्रवीण मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा और एक सांस में पूरी ड्रिंक खत्म कर गया। लड़की ने एक और ड्रिंक उसके ग्लास में डाल दी। उसे भी प्रवीण गट से पी गया। लड़की वापस से स्टेज पर चली गई तो प्रवीण उसके पीछे जाने लगा। अंजलि ने राहत की सांस ली और बोली, चलो ये तो गया, लेकिन राजीव कहाँ रह गए? बोलते हुए अंजलि यहाँ वहाँ देख रही थी कि तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर खड़े वेटर पर गई। एक बार में अंजलि ने इतना गौर नहीं किया, लेकिन जब काफ़ी वक्त से वो वेटर अंजलि को ही देखे जा रहा था तो वो भी ध्यान से उसे देखने लगी। वेटर के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थीं। कुछ पल देखने के बाद अंजलि को ये समझने में देर न लगी कि वेटर के ड्रेस में सामने आकाश खड़ा था। अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने राहत की सांस ली। तभी आकाश ने उसे प्रवीण की तरफ जाने का इशारा किया। अंजलि ने
प्रवीण को देखा जो अब लड़खड़ाने लगा था। उसने एक हाथ अपने सिर पर रखा था और दूसरे हाथ से लड़की का हाथ पकड़कर नाच रहा था। अंजलि समझ गई कि उसे नशा होने लगा था। वहीं पीछे बैठी श्वेता ने जब ये देखा कि प्रवीण अपना काम छोड़कर स्टेज पर नाच रही लड़की के साथ नाच रहा है, तो गुस्से से अपने हाथ में पकड़ा कांच का ग्लास ज़मीन पर पटक दिया। गानों के शोर में ग्लास टूटने की कोई आवाज़ नहीं आई, तो किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आकाश का इशारा समझकर अंजलि प्रवीण की तरफ जाने लगी। उसी वक्त श्वेता भी आगे प्रवीण की तरफ जाने लगी, तो उसका पैर मुड़ गया और नीचे पड़ा कांच उसके पैर में चुभ गया। श्वेता जल्दी से पास में लगी चेयर पर बैठ गई। उसे अपने पैर में दर्द होने लगा। अब तक पैर से खून निकलने लगा था। वो अपने पैर से कांच निकालते हुए बोली, व्हाट द हेल, इस कांच को भी मेरे ही पैर में चुभना था क्या? एक तो ये नासमझ प्रवीण सारा काम बिगाड़ रहा है और ऊपर से ये मुसीबतें भी मेरे ही गले आकर लिपट रही हैं। अंजलि प्रवीण के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज से नीचे उतारने लगी। इसी बीच एक दूसरे लड़के ने आकर अंजलि का हाथ पकड़ लिया। स्टेज पर नाच रही लड़की ने उस लड़के को दूर धकेल दिया। अंजलि ने एक झलक उसे देखा और फिर प्रवीण को लेकर वहाँ से बाहर निकल गई। बाहर सड़क पर लगी लाइट की रोशनी में खड़े होकर अंजलि ने प्रवीण से पूछा, क्यों किया तुमने ये सब कुछ प्रवीण? प्रवीण हंसते हुए बोला, क्या किया मैंने? तुमने फ़ोटोज़ के ज़रिए मुझे ब्लैकमेल किया है और साथ ही साथ खुशी के इमोशन के साथ भी खेला है। आखिर क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? प्रवीण ने उसकी बात सुनी तो बेहूदगी से हंसते हुए बोला, कितनी बेवकूफ़ हो तुम। क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया ताकि मैं तुम्हें पा सकूं और उस शिवाक्ष को तुमसे दूर कर सकूं। नफ़रत है मुझे उससे। और जहाँ तक बात रही उस खुशी की, तो वो तो बस तुम तक पहुँचने का एक ज़रिया थी जिसका काम अब पूरा हो चुका है और मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वरना उस बेवकूफ़ लड़की को मैं कभी प्रपोज़ नहीं करता। अंजलि ने आगे पूछा, तुम्हारी घटिया सोच का पता मुझे काफ़ी देर से लगा प्रवीण। खैर, कहाँ कहाँ पर स्टोर की है तुमने मेरी फ़ोटोज़? प्रवीण हंसते हुए बोला, बहुत चालाक हो तुम, मुझसे बातें उगलवाना चाह रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम पूछोगी और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। अंजलि ने सुना तो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। वैसे भी मुझे पता है कि तुमने उन फ़ोटोज़ को अपने लैपटॉप में रखा है और उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं जहाँ पर तुम उन फ़ोटोज़ को रख सको। उसकी बात पर प्रवीण इतराते हुए बोला, अरे जाओ जाओ, तुम्हें क्या पता मेरे पास क्या क्या है। और हाँ, तुम्हारी फ़ोटोज़ रखने के लिए मेरे पास सिर्फ लैपटॉप नहीं है, और भी कई चीज़ें हैं। कई पेन ड्राइव्स के अंदर भी मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ रखी हैं, और अगर इन सब से भी वो डिलीट हो जाती हैं तो मैं अपने दोस्त अंश और एडी को भी तुम्हारी फ़ोटोज़ भेजी हुई हैं। कुल मिलाकर तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी फ़ोटोज़ सबको दिखा दूँगा। बोलकर प्रवीण लड़खड़ा गया। अंजलि ने उसे नहीं संभाला। लड़खड़ाते हुए वो ज़मीन पर गिर गया। अंजलि ने नफ़रत भरी नज़रों से उसे देखा और अपने गले के पास लगाए छोटे से कैमरा डिवाइस की रिकॉर्डिंग को बंद करते हुए बोली, इतना काफ़ी होगा प्रवीण कुमार, अब तुम्हारा खेल खत्म। अंजलि बोल ही रही थी कि तभी आकाश भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और प्रवीण को देखते हुए बोला, जी तो कर रहा है कि इसको और इसके दोस्तों को एक साथ पकड़कर पीटा जाए, लेकिन शायद अब आगे का काम पुलिस ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अंजलि ने उसकी बात पर हामी भर दी। तभी राजीव की गाड़ी वहाँ आकर रुकी। वो खिड़की से सिर बाहर निकालते हुए बोला, अभी अपने अपने घर चलना है या यहीं खड़े रहकर कीर्तन करने का इरादा है? अंजलि और आकाश ने प्रवीण को देखा जो सड़क पर ही बेहोश हो चुका था। राजीव गाड़ी से बाहर निकला तो उसने और आकाश ने मिलकर प्रवीण को सड़क के साइड में लिटा दिया। तीनों गाड़ी में बैठ गए। आकाश पैसेंजर सीट पर बैठ गया और अंजलि पीछे वाली सीट पर जा बैठी। राजीव ने गाड़ी वहाँ से चला दी। श्वेता बार से बाहर आई तो देखा कि प्रवीण सड़क किनारे लेटा था।
अंजलि उसके आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दी। श्वेता गुस्से से सांस लेते हुए बोली, ये लड़की फिर से चकमा देकर निकल गई और ये मूर्खों का महाराज शराब के नशे में धुत पड़ा है। पता नहीं मैंने भी किस गधे पर विश्वास कर लिया। बोलकर श्वेता भी वहाँ से निकल गई। थोड़े आगे आने पर अंजलि बोली, क्या आप अभी आए हैं राजीव? राजीव ने फ्रंट मिरर में उसे देखते हुए कहा, नहीं, मैं तो काफ़ी पहले आ गया था, पर आप तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। अंजलि के सवाल पर राजीव के चेहरे का रंग उड़ सा गया। तभी आकाश हंसते हुए बोला, अरे अंजलि, वो स्टेज पर जो लड़की नाच रही थी ना। आकाश ने इतना कहा ही था कि इतने में राजीव ने उसके हाथ पर जोर से चिमटी काटी और एक घूंसा उसकी पीठ पर मार दिया। आकाश जोर से चीख दिया, आह! अंजलि ने देखा तो राजीव को देखते हुए बोली, राजीव, ये क्या कर रहे हैं आप? आकाश को क्यों मार रहे हैं? राजीव दांत पीसते हुए आकाश को देखकर बोला, मैं मार नहीं रहा अंजलि, बस शाबाशी दे रहा हूँ। आज इसने बहुत अच्छा काम किया और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि ये अपना मुंह और ना चलाए, क्योंकि ये बहुत थक चुका होगा और इसे सख्त आराम की ज़रूरत होगी। क्यों आकाश, आराम की ज़रूरत है ना? उसकी बात पर आकाश ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। राजीव उसे बुरी तरह से घूरे जा रहा था तो उसकी बात में हामी भरने के अलावा बेचारे आकाश के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो खामोश होकर बैठ गया। कुछ याद आने पर अंजलि ने फिर पूछा, अच्छा, वैसे स्टेज पर नाच रही वो लड़की थी कौन? मुझे तो लग रहा था जैसे वो मेरी मदद कर रही हो, और जब एक लड़का मेरे पास आया तो उसने उस लड़के को भी ज़ोर से धक्का दे दिया। उसी की वजह से मैं वक्त से प्रवीण को लेकर बाहर आ सकी। राजीव ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छे लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, पर कई बार क्या होता है कि एक ही इंसान कई रूप लेकर आपकी मदद करने आ जाता है। राजीव ने कह तो दिया, लेकिन अंजलि को उसकी बात कुछ खास समझ में नहीं आई कि आखिर इस बात को वो अभी क्यों कह रहा था। अंजलि ने थोड़ा पछतावा करते हुए कहा, मैं उस लड़की को शुक्रिया कहना चाहती थी, लेकिन उससे मिलने का वक्त ही नहीं मिला। काश मैं दोबारा उससे मिल पाऊँ तो मैं उसको थैंक यू कह दूँगी। तो अभी थैंक यू कह दो ना अंजलि, आकाश तपाक से बोल पड़ा। राजीव गर्दन टेढ़ी करके उसे देखने लगा। आकाश ने झट से अपने मुंह के ऊपर उंगली रख ली। पर अभी कैसे थैंक यू बोलूं आकाश? अंजलि ने सवाल किया तो आकाश ना में सिर हिलाते हुए हकलाकर बोला, नहीं नहीं, कैसे भी नहीं। वो आप कैसे कह सकती हो? अब तो हम आ गए हैं ना, वो लड़की तो वहीं छूट गई। बोलकर आकाश ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगा, पर राजीव को देखकर उसका चेहरा फिर से रोने के लिए बनाया। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ, बोलकर राजीव ने आकाश को आंखें दिखा दी। अंजलि को समझ नहीं आया कि आखिर उन दोनों के बीच चल क्या रहा था। हमेशा की तरह चलती आ रही उनकी छेड़खानी समझकर अंजलि ने अब उनसे कुछ नहीं पूछा। राजीव ने अंजलि को उसके रूम के नीचे उतारा और बोला, कल का दिन खास है तो वक्त से पहुंच जाना, क्योंकि मैंने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया है जिसकी चीफ गेस्ट तुम हो। बोलकर राजीव मुस्कुरा दिया। अंजलि भी मुस्कुरा दी और उसके बाद अपने कमरे में चली गई। आकाश ने राजीव को मुस्कुराते देखा तो खुद से मन में बोला, अभी तो मुस्कुरा रहे हैं और शायद मेरे ऊपर जो गुस्सा आ रहा है वो भी जा चुका होगा। उसने कहा ही था कि इतने में राजीव घूरते हुए उसे देखने लगा। आकाश की तो मानो सांसें ही अटक गई हों। राजीव ने गाड़ी वहाँ से चला दी। थोड़ा आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी और आकाश को देखते हुए बोला, अब बता, क्या बोल रहा था उसके सामने? राजीव ने पूछा तो आकाश हकलाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, वो तो बस ऐसे ही। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। बोलकर राजीव उसकी ओर झपटने लगा तो आकाश जल्दी से गाड़ी से बाहर उतर गया। उसके पीछे राजीव भी गाड़ी से नीचे उतर गया। आकाश गाड़ी के इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, माफ़ कर दीजिए राजीव भाई, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। राजीव उसके पीछे भागते हुए बोला, अरे माफ़ी की ऐसी के तैसी, यहाँ इज्जत का फालूदा होने वाला था उसका क्या? एक बार माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि उस बात को छुपाना है, अगर पता होता तो मैं कभी नहीं बोलता। बोलते हुए आकाश ने रोनी सूरत बना ली। राजीव अपनी जगह पर रुक गया और उसे उंगली दिखाते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुन, अगर उसको कभी पता चला कि वो लड़की मैं था तो फिर तेरी खैर नहीं।
रस्सी से बांधकर उल्टा लटकाकर मिर्ची का धुआं लगाऊंगा। बात आई समझ में? आकाश ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। चल गाड़ी में बैठ, बोलकर राजीव ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आकाश भी थोड़ा घबराते हुए पैसेंजर सीट पर आ बैठा। राजीव ने उसे उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचा तो उसने देखा कि खुशी लिविंग एरिया में सोफे पर ही सो चुकी थी। राजीव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। फिर उसके माथे को धीरे से चूमते हुए बोला, तेरा बचपन तो संभाल लिया खुशी, लेकिन अब इस उम्र में मैं तुझे क्या समझाऊं, कैसे संभालूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। दुनिया प्रवीण जैसे लड़कों से भरी पड़ी है। ऐसे में एक अच्छा दोस्त ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। बस तू थोड़ी दुनियादारी जान ले तो शायद मेरी फिक्र कुछ हद तक कम हो जाए, बोलकर उसने खुशी के हाथों को चूमा और उसे कंबल उड़ाकर वहाँ से अपने कमरे में चला गया। ख्यालों में डूबे हुए कुछ ही देर में उसे भी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। अगली सुबह कॉलेज कैंपस। अंजलि कॉलेज पहुंची तो सामने से प्रवीण उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि के पास पहुंचकर उसने अकड़ते हुए कहा, पिछली रात तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? क्या तुम्हें अपनी कोई परवाह नहीं है? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फ़ोटो सबके सामने ला दूँ? अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम ऐसा करने की हिम्मत रखते हो तो बेशक करो प्रवीण। तुम्हारी इन धमकियों से ना मैं पहले डरती थी और ना ही अब डरती हूँ। जब मैंने खुद कुछ गलत नहीं किया तो मुझे दुनिया के गलत समझने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जिस दिन मैं खुद गलत करूँगी उस दिन भले ही दुनिया मुझे सही समझे, पर उस दिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर तुम्हारा मुझे धमकाना बेकार है, बोलकर अंजलि उसके बगल से होते हुए जाने लगी तो प्रवीण एक बार फिर बोला, मैंने कहा रुक जाओ अंजलि, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या है और बुरा क्या, ये डिसाइड करने वाले तुम होते कौन हो प्रवीण? कहकर अंजलि वहाँ से निकल गई। अंजलि का प्रवीण की बात ना मानना उसे बेहद गुस्सा दिला रहा था। कॉलेज ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स की भीड़ से पूरी तरह से भर चुका था। उनके अलावा कुछ प्रोफेसर्स भी वहाँ पर मौजूद थे और साथ ही साथ प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी वहाँ पर आई थी। एक बड़े से पर्दे पर प्रोजेक्टर से लाइट पड़ रही थी। राजीव स्टेज पर आकर खड़ा हुआ और बोला, आज आप सबको यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए इकट्ठा किया है। शायद सबके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीते कुछ दिनों में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जो गलत थीं, लेकिन उन बातों को सही करने के लिए कुछ नहीं किया गया। तो आज वो सभी बातें साफ़ की जाएंगी। जैसे हार्पिक से टॉयलेट साफ़ किया जाता है, वैसे ही हम एक वीडियो से हमारे इस कॉलेज की गंदगी को साफ़ करेंगे, बोलकर राजीव ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं तो उसे आखिरी सीट पर बैठा हुआ प्रवीण दिखाई दिया। राजीव ने गहरी सांस ली और एक वीडियो चला दी और खुद जाकर आखिरी सीट के पास खड़ा हो गया। वीडियो की शुरुआत में एक गाना चल रहा था, तभी अचानक से वो गाना बंद हुआ और एक वीडियो चलने लगी जिसमें नशे की हालत में धुत प्रवीण दिखाई दे रहा था। ये वही वीडियो थी जो पिछली रात अंजलि ने शूट की थी। अपनी वीडियो चलता देख प्रवीण की आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं सबसे आगे वाली सीट पर बैठी श्वेता ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखने लगी। क्या होगा जब सबको प्रवीण की सच्चाई पता चलेगी? क्या श्वेता की सच्चाई भी सबके सामने आएगी, या फिर प्रवीण कोई बहाना बनाकर बच जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। दोस्तों, अंजलि की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो लड़की अपनी खामोशी तोड़कर हिम्मत दिखाती है वही असली जीत हासिल करती है। सच चाहे देर से ही सामने आए, लेकिन हार कभी नहीं मानता। हिम्मत, सबूत और सच, ये तीन चीज़ें किसी भी जुल्म को हरा सकती हैं।